Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस Live from studio. तो वर्गीकरण जब हुआ, वर्गीकरण क्यों हुआ, सबसे पहले बात ये आती है। तो वर्गीकरण इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि अगर वर्तमान में हम बात करें, अभी वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में लगभग 118 जो तत्व है उनकी खोज हो चुकी है। लगभग 118 तत्व, कितने? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब सभी तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसमें से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे मान लो 10 तत्वों के गुणधर्म एक जैसे हैं, फिर अगले 10 तत्वों के गुणधर्म एक जैसे हैं। तो उनकी क्या है, वर्गीकृत कर दिया कि भैया इन तत्वों के गुणधर्म एक जैसे हैं तो इनको अलग कैटेगरी में रख दिया, तो सभी के ग्रुप बना दिए। तो इसीलिए वर्गीकरण किया गया ताकि हम तत्वों की पहचान कर सकें, उनके गुणों को समझ सकें, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। अब वर्गीकरण जब स्टार्ट हुआ तो उसमें कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण किया। उसमें से हम एक की बात करेंगे, डोबराइनर। डोबराइनर एक वैज्ञानिक है, एक रसायन विज्ञान के हैं, और इन्होंने त्रिक का नियम दिया। त्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों? तीन। तीन का नियम दिया, मतलब इन्होंने तीन तीन तत्वों के ग्रुप बनाए। तीन तीन तत्वों के ग्रुप कैसे बनाए? जैसे मान लो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ग्रुप बना दिया। एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का ग्रुप बना दिया। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ग्रुप बना दिया। अब इनको ग्रुप बना के इनके परमाणु भार इनके सामने लिख दिए कि भाई ये इनके परमाणु भार है। अब परमाणु भार क्या है, तो इस तरह के नियम में क्या विशेषता थी कि जो पहला तत्व और आखिरी तत्व था, इनके परमाणु भार का योग का औसत बीच वाले के बराबर आ रहा था। इसके ऐसे समझो कि लिथियम 7 है और पोटेशियम का 39 है, तो 7 प्लस 39 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46। ठीक है, अब ये 46 या 46 आ गया। अब इसका औसत निकालेंगे, मतलब 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करना है, कितना आ गया? 23। तो मतलब इन दोनों के, लिथियम और पोटेशियम का जो परमाणु भार का योग का औसत है वो औसत 23 आ रहा है, मतलब बीच वाले के बराबर आ रहा है। ठीक है, कोई तत्वों में एकदम बराबर भी नहीं होता, मतलब लगभग बराबर होता है। अगर मान लो दूसरे की बात करें तो ये दूसरे में 40 है, कैल्शियम का कितना है? 40, और बेरियम का है 137, तो बेरियम का 137। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 177 आ जाएगा। 177। अब इसको 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16.5, मतलब लगभग ये 88 के बराबर आया, इसलिए इसको बीच में रखा है। तो ये त्रिक का नियम था कि इन्होंने तीन तीन के ग्रुप बनाए। त्रिक क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने तीन के ग्रुप बनाए। अब तीन के ग्रुप बनाए तो तीन के ग्रुप की क्या विशेषता थी कि पहला और अंतिम जो तत्व है उसके जो परमाणु भार है उनका औसत बीच वाले के बराबर है। तो डोबर्नियर के त्रिक के तत्वों में को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ठीक है बच्चों, मतलब अन्य दो तत्व के परमाणु भार का या परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के बराबर होता है। ये त्रिक का नियम बता दिया इन्होंने। पर बच्चों ये क्या हुआ कि ये नियम जो है सारे तत्वों पे लागू नहीं हुआ। कुछ तत्व ऐसे बच गए जिन पे लागू नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने तीन ही ऐसे त्रिक बना सके। एक तो ये वाला, एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला। तो इन्होंने तीन ही ग्रुप बनाए, तीन ही त्रिक बनाए, तो इसलिए ये बाकी तत्वों पे लागू नहीं हुआ। तो उसके बाद और भी लोग हैं, उन्होंने प्रयास किया, जिसमें हम बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम की। वो त्रिक नियम था, यहाँ पे अष्टक नियम है, मतलब इन्होंने 8 तत्वों के बारे में बताया होगा। अष्टक का मतलब क्या होता है? 8। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। जो डोबर्नियर थे उन्होंने भी परमाणुओं को बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था।
इसमें भी इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। अब इन्होंने जो तत्वों के लिए नियम दिए वो कितने तत्वों पे लागू थे? 56 तत्वों पे। और उस समय जो है इतने तत्वों की खोज भी नहीं हुई थी, बाद में खोज होती गई। तो जो नए तत्व खोजे गए उन पे अगर नियम लागू नहीं हुआ तो पुराने नियमों को इतना महत्व नहीं दिया गया। तो उस टाइम इन्होंने 56 तत्वों की संख्या थी उस टाइम न्यूलैंड के समय पे, तो इन्होंने 56 तत्वों को लेकर एक नियम बनाया जिसको हम अष्टक सिद्धांत कहते हैं। अष्टक सिद्धांत का मतलब क्या है बच्चों? कि इन्होंने परमाणु भार में इनको लिखा, जैसे मान लो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। तो अगर मैं यहाँ से गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब लिथियम के नीचे आ रहा है 8वां तत्व सोडियम। अब सोडियम से गिनेंगे तो इसका अगला 8वां तत्व होगा पोटेशियम, जो इसके नीचे आएगा। इसी तरह बेरियम के लिए 8वां तत्व होगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के लिए 8वां तत्व होगा कैल्शियम। बोरोन के लिए 8वां तत्व होगा एल्यूमिनियम, कार्बन के लिए 8वां तत्व होगा सिलिकॉन। तो इस तरह से ये क्या है, 1 से 8वां तत्व की जो है गुणधर्म समान है। 1 से 1 पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म समान है, इसलिए इसको अष्टक नियम कहा। ये कहा है ना न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्यों कहा इसको? क्योंकि जो पहला तत्व था और 8वां तत्व, बोरोन के लिए 8वां तत्व एल्यूमिनियम है, नाइट्रोजन के लिए फास्फोरस होगा। इस तरह से ये उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान है, इसलिए इसको क्या कहा गया? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है। अब बात करते हैं, अब ये इस नियम को क्यों मान्यता नहीं मिली? क्योंकि इसका भी यही था, क्योंकि अभी इस टाइम जब मैं नियम बनाया था तब 56 ही तत्व थे, पर बाद में क्योंकि अब जैसे मैंने कहा अभी 118 तत्व लगभग खोज हो चुकी है, तो अभी जो नए तत्व बने, नए समस्थानिक जो बन रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 1H3, तो इन चीज़ों को इन्होंने बताया नहीं, तो इसलिए ये नियम की इतना मान्यता नहीं मिली। इसलिए कुछ और नियम आए, उसके बारे में देखते हैं। तो अगले जो तत्वों का वर्गीकरण किया वो है मेंडलीफ ने इन्होंने एक आवर्त सारणी दी, तत्वों को इस सारणी में इन्होंने डाला और बताया कि किस तरह से इसको समझते हैं कि क्या है ये सारणी। सबसे पहले इन्होंने जो सारणी बनाई उसमें क्या चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि इन्होंने इधर देखो 6 तक गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 36 लाइनें हैं, ये सारी 6 36 लाइनें हैं। और अगर बात करें तो 8 ऊर्ध्वाधर लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनकी सारणी की विशेषता ये थी कि इन्होंने पूरी सारणी को 8 तो ऊर्ध्वाधर लाइनों में और 6 37 लाइनों में बांटा। तो पहला बिंदु क्या हो गया कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें 8 तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं और 6 से 36 रेखाएं हैं। अब ऊर्ध्वाधर 36 को मतलब ऐसे समझो कि ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी और 36 का मतलब आड़ी रेखाएं। तो इन्होंने इसको क्या कहा, ये जो 8 जो ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, इनको इन्होंने नाम दिया ग्रुप। इनको तो नाम दिया ग्रुप। और ये जो 36 रेखाएं जी कितनी है? 6 है, इनको नाम दिया इन्होंने आवर्त। तो इसमें 6 तो आवर्त हैं और 8 कितने हैं? ग्रुप है। तो ये तो हम एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में ए बी लिखा हुआ है, दूसरे ग्रुप में भी ए बी लिखा हुआ है, तीसरे ग्रुप में भी ए बी लिखा हुआ है। मतलब इस ग्रुप में 2 तत्व आने, ए के नीचे और बी के नीचे। इस ग्रुप में भी 2 तत्व आएंगे, ए के नीचे बी के नीचे। जैसे ये देखो सी और जिंक आ रहा है। इसलिए अब क्या कहेंगे हम कि ये जो सारे ग्रुप है 1 से 7 तक के ग्रुप, इनको इन्होंने सब ग्रुप में बांटा। सब ग्रुप क्या है? ए और बी में। सब ग्रुप मतलब ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बांटे। उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया? उस समूह को क्या नाम दिया गया? ए बी। दूसरा बिंदु ये हो गया। तीसरा बिंदु क्या लिख सकते हैं कि जो चौथा, पांचवा और छठा आवर्त है, इसमें इन्होंने दो श्रेणियां रखी, पहली श्रेणी, द्वितीय श्रेणी।
पहली श्रेणी द्वितीय श्रेणी, ये दिख रहा है फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज। फर्स्ट सीरीज जैसे प्रथम श्रेणी में चल रहे हैं ये वाले तत्व और नीचे वाली श्रेणी में चल रहे हैं अलग वाले तत्व। तो इस तरह इन्होंने चौथी, पांचवी और छठी श्रेणी को 2 श्रेणियों में बांट दिया। तो यहाँ पे 3 बिंदु हमने समझ लिए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 तो ग्रुप है, जो खड़ी रेखा है वो, जो खड़ी लाइन है वो 8 तो ग्रुप है, और जो 6 है वो आवर्त है। 6 क्या है? आवर्त है। अब इन्होंने ग्रुप को 2 सब ग्रुप में बांटा, ए बी, और 4, 5 और छठे आवर्त को 2 श्रेणियों में बांटा। ये हो गई बात, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने आवर्त सारणी बनाई। अब यहाँ पे बच्चों और चीज़ क्या है समझने वाली, कि इन्होंने जो तत्वों को रखा ये भी परमाणु भार के क्रम में रखा। परमाणु भार के क्रम में इन तत्वों को इसमें रखा गया है। अब क्या है कि कुछ तत्व क्या है कि जो परमाणु भार का जो क्रम है उसमें व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे। जैसे मान लो ये है 127.7 और ये है 126.9, तो इसके बाद में ये नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका तो कम है, इसका ज़्यादा है। तो कुछ तत्व ऐसे पाए गए इस सारणी में जिन्होंने इसको, ये जो सारणी बनाई थी इसका अनुशासन नहीं किया। तो इसलिए ये नियम थोड़ा सा फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि कुछ तत्व इस नियम का अनुशासन नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो 8वां ग्रुप है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज या संक्रमण श्रेणी। ये जो 8वां ग्रुप है इसको संक्रमण श्रेणी का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो हमको ध्यान रखनी है। तो अब देखो, मेंडलीव ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में टेबल में व्यवस्थित किया। ये दिख रही है टेबल, हाइड्रोजन से स्टार्ट है, फिर इनके जो परमाणु भार है वो बढ़ रहे हैं, उस क्रम में इनको व्यवस्थित किया। पहले 6, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 15, इस तरह से इनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। अब क्या क्या ये सारणी हमको क्या बताती है कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर खंभों और क्षैतिज पंक्तियों में बांटा। हमने बात की थी ऊर्ध्वाधर खंभों में और क्षैतिज पंक्तियों में इसको बांट रखा है। उसके बाद जो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं उनको तो ग्रुप और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया गया, ठीक है। 2 बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खंभों में 8 ग्रुप है और 6 आवर्त हैं, ये भी हमने देखा। उसके बाद प्रथम से लेकर 7वें ग्रुप को 2 उपग्रुप में बांटा, जिसको हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी कहा था। ये देखो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी। तो 1 से कितने तक जा रहे हैं? 7 तक जा रहे हैं। 8वें में ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 से 7 तक ही ध्यान रखना है। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में चौथे आवर्त से लेकर 7वें आवर्त तक 2 भाग है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। देखो, चौथे में ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज, मतलब प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। 5वें में भी प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी और 6ठे में भी प्रथम और द्वितीय श्रेणी। तो किस में है? चौथे आवर्त से लेकर 7वें आवर्त तक, ठीक है। अगला देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी के 8वें ग्रुप को संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। तो संक्रमण श्रेणी जो है ये ट्रांजिशन सीरीज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में संक्रमण श्रेणी कहते हैं। कौन से ग्रुप को? 8वें ग्रुप को। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। तो ये समझ सकते हैं हम, ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या है कि 7वां आवर्त है ना, इसको 6ठा आवर्त कर लेना, क्योंकि ये चौथे, 5वें और 6ठे आवर्त तक ही है। तो यहाँ पे 6ठा आवर्त कर लेना, चौथे से लेकर 6ठा आवर्त। अब मेंडलीव के वर्गीकरण जो किया इन्होंने, इसकी कुछ सीमाएं हैं। वो क्या थी कि मेंडलीव ने कुछ अपेक्षाकृत कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के बाद रखा है। मैंने बताया था कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका जो है परमाणु भार कम है, फिर भी वो परमाणु भार ज़्यादा वाले के बाद में आ रहे हैं। परंतु इनका मकसद था कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इनको जमाना था, पर कुछ तत्व ने इसका नियम का पालन नहीं किया। अगला बिंदु देखो, हाइड्रोजन की नियत स्थान नहीं दिया गया। इसमें जो हाइड्रोजन है उसका कोई नियत स्थान नहीं है। अगला है
समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त सारणी के लिए एक चुनौती बन गए। मतलब जो समस्थानिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक है 1H1, 1H2, 1H3, जब समस्थानिकों की खोज हुई बाद में, जैसे कार्बन के समस्थानिक है 6, 12, इस तरह से, तो जो नए समस्थानिकों की खोज हुई तो इस आवर्त सारणी ने उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी। तो ये भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, तो ये कुछ बिंदु हमको ध्यान रखने हैं। पहला तो तत्वों ने नियम का पालन नहीं किया, क्योंकि जो परमाणु भार जिनका ज़्यादा था वो पहले आ गए थे। हाइड्रोजन का कोई नियत स्थान नहीं है। और जो अगला बिंदु है कि क्या जो नए समस्थानिकों की खोज हुई वो इसके लिए चुनौती बन गए, उन्होंने इसका पालन नहीं किया।